हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे और वो चैप्टर है हमारा मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मौर्य काल। मौर्य काल दोस्तों, मौर्य काल का जो समय है वो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य काल का समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अब दोस्तों, इसके बाद में मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, और घनानंद को हराने में मुख्य भूमिका चाणक्य थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना था। घनानंद को हराने में हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो शुरू होता है 322 बीसी से 298 बीसी तक। 322 बीसी से 298 बीसी तक ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म देखते हैं, थोड़ा जन्म के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म का अनुयायी था, और जैन धर्म में उनके गुरु थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और गुरु का नाम था भद्रबाहु। गुरु थे भद्रबाहु उनके गुरु थे। अब देखिए दोस्तों, विभिन्न ग्रंथों में और विभिन्न किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिखाया गया है वो हम पढ़ेंगे। जैसे बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। और मुद्रा राक्षस और पुराणों में चंद्रगुप्त को शूद्र कहा गया है। विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और पुराणों में चंद्रगुप्त को शूद्र
कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जस्टिस स्ट्रेटो ने सेंड्रोकोटस तथा एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया। जस्टिस और स्ट्रेटो ने सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिस और स्ट्रेटो ने सेंड्रोकोटस कहा तथा एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया। एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इनको विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इनकी पहचान की। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था तथा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था तथा 500 हाथी उपहार में दिए, ऐसा कहना है प्लूटार्क का। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा 500 हाथी हैं वो उपहार में दिए। ठीक है दोस्तों, और ये कहना है प्लूटार्क का। प्लूटार्क के अनुसार अब देखिए दोस्तों, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो बाद में चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन
एपियानस ने किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है जस्टिस प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ भारत को रौंद डाला था। और जस्टिन ने कहा है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त की भेंट का, जस्टिन ने सिकंदर और सेल्यूकस की भेंट का वर्णन किया है। सेल्यूकस ने संधि शर्त के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। सेल्यूकस ने संधि शर्त के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 राज्य थे वो चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त को दिए। उसके बाद में है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में संथारा पद्धति द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में संथारा पद्धति से हुई थी। ये दोस्तों हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया है। एक बार देखते हैं मौर्य काल जिसका समय था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल को बनाने में घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। बाद में मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री है वो चाणक्य बना था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा। उनका जन्म है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा है और मुद्रा राक्षस और पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। जस्टिस और स्ट्रेटो ने सेंड्रोकोटस कहा और एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया तथा उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी उपहार में भी दिए, ऐसा कहना है प्लूटार्क का। मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का पहले राजदूत था। बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसको भेज दिया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन है वो एपियानस ने किया है। और सेल्यूकस ने संधि शर्त के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में एक जैन धर्म की पद्धति है संथारा, उसके द्वारा हुई। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में है दोस्तों अगला शासक है बिंदुसार। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा। उसका समय है 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, अब बिंदुसार के बारे में देखते हैं।
बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और वारिसार कहा गया है। उसके बाद में जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद में दोस्तों स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो डाइमेकस को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या मांग की थी? मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। उसके बाद में है मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मिस्र के राजा टालमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था।
मिस्र के राजा टालमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दरबार में भेजा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोहों का वर्णन है। इनको दबाने के लिए पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले तो अपने पुत्र सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि कहाँ पर हुए विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा या अशोक को भेजा, तो तक्षशिला को, और या ऐसे पूछ लिया जाता है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसको भेजा गया, तो पहले सुसीम को भेजा गया और बाद में अशोक को भेजा गया था। उसके बाद में बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया गया है। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। 16 राज्यों का विजेता था। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बाद में अशोक, सम्राट अशोक, और अशोक का शासन शुरू होता है 269 बीसी से 232 बीसी। 269 बीसी से 232 बीसी। ठीक है दोस्तों, 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर सम्राट अशोक बैठा। इनकी माता का नाम था सुब्रदांगी। अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। माता थी इनकी सुब्रदांगी। सुब्रदांगी। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक वर्धन है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। राजा बनने से पहले वह अवंती का राज्यपाल था।
अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। उसके बाद में 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तोसली पर अधिकार कर लिया। तोसली पर अधिकार कर लिया और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। प्लिनी के अनुसार फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा है वो उपगुप्त ने दी थी। ठीक है दोस्तों, अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये हुई अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार दोबारा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में राजगद्दी पर बिंदुसार बैठा, जो कि 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक रहा। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी।
मिस्र के राजा टालमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायोनिसोस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार है वो 16 राज्यों का विजेता था। अब देखिए अशोक जो कि 269 बीसी से 232 बीसी तक रहा। 269 बीसी में अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। इनकी माता का नाम था सुब्रदांगी। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख के द्वारा ही ये पता चलता है कि इनका नाम अशोक था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक राजा बनने से पहले अवंती राज्य का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उसी युद्ध के में हुए नरसंहार को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उनके गुरु का नाम था उपगुप्त, जिनसे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। बौद्ध धर्म में जो दीक्षा ली उनके गुरु का नाम था उपगुप्त और सर्वप्रथम अशोक ने ही शिलालेख का प्रचलन किया। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले पार्ट में हम अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और मौर्य शासन के प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।